अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। और आमिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बात करेंगे, जंग तो चल रही है बट प्रोलॉन्ग भी हो रही है। अब ईरान इसको कितना और खींच सकता है, इस बारे में बात करेंगे। जो असिस्टेंट ईरान को रशिया की तरफ से मिल रही है, आपको क्या लगता है कि उस असिस्टेंट में क्या वो उनके काम आएगी? इसके बाद बात करेंगे कि चाइना भी क्या एंगेज है ईरान के साथ, ये क्या सारा सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड, इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सर आमिर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप फातिमा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, जंग तो चल रही है और प्रोलॉन्ग भी हो रही है, आपको क्या लगता है कि ईरान कितना लंबा खींच लेगा? अच्छा फातिमा, जब ये जंग शुरू हुई थी तो बहुत सारी प्रेडिक्शन थी। ज़ाहिर है अमेरिकन बड़े समझदार लोग हैं, वैसे तो अपने आप को समझदार ही समझते हैं। और उसके साथ उनका जो लेपालक बचा इसराइल, और उन्होंने जिस तरीके से ईरान पे हमला किया था, एंड दे वर वेरी मच श्योर कि ये जंग बहुत अरसे तक नहीं चल सकती, ये बड़ी जल्दी ये जंग ख़त्म हो जाएगी। नंबर वन, उन्होंने एक ऐसा ऑफेंस किया कि ईरान की जो टॉप की क़यादत है उसको, सारी क़यादत को एक ही दफ़ा रिमूव कर दिया। और वो जो एक ही दफ़ा रिमूव करना है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली आपको डायलॉग्स के लिए किसी न किसी की ज़रूरत होती है। अब वहाँ पे इन्होंने ये जो एक फ्लास्क बना दिया, और उस फ्लास्क का रिजल्ट ये निकल रहा है कि आज ईरान की जो सेकेंड लाइन उनकी लीडरशिप है, दैट इज़ इवन मोर हार्ड लाइनर, वो उससे भी ज़्यादा सख्त है। अब इनके पास पहले प्रेडिक्शन ये थी कि हम चंद दिनों में, हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम चंद दिनों में अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे, हम हमला करेंगे। अब ईरान ने जो रिटेलिएट किया, और ईरान ने दे रिटेलिएटेड वेरी वाइजली। उन्होंने पहले जो इसराइल पे जो अटैक्स किए हैं वो अपने फ्रंट लाइन एमुनिशन के नहीं थे, फ्रंट लाइन एमुनिशन के तो उनके अभी शुरू होने हैं, और जो शुरू होने जा रहे हैं। और किसी को ये यकीन नहीं था। वॉर स्ट्रैटेजी भी बड़ी ज़बरदस्त कि एक 25-30 हज़ार डॉलर वाले ड्रोन को उन्होंने यूज़ किया, और उसको जो इंटरसेप्ट कर रहा है वो $1 मिलियन का ड्रोन है। भाई आप कितने ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लोगे? ड्रोन जा रहे हैं, ड्रोन किसी न किसी। और वो जो 5 लेयर एक शील्ड कहा जाता था कि जी उन्होंने एक आयरन डोम है, एक फलाना डोम है, एक फलाना डोम है, उन सारे डोम्स के साथ ये 5 लेयर जो शील्ड है, ये कहाँ पे खड़ी है? वो कहीं पे भी नहीं खड़ी थी। फिर भी वो तमाम के तमाम ड्रोन्स जो है इंटरसेप्ट हुए बगैर, या कुछ ड्रोन्स उनमें से इंटरसेप्ट हुए बगैर, उन्होंने तेल अवीव को अटैक किया। उन्होंने हिफ़ा जिसे हाइफा पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, मैं अरबी में शायद जिसे हिफ़ा ही पढ़ा जाता है, तो हिफ़ा को उन्होंने डायरेक्टली अटैक किया और सक्सेसफुली अटैक किया। और जो फुटेज आ रही है जो कि इसराइल के अंदर से, और इसराइल के अंदर सेंसर्ड है इस वक्त वो तमाम इंफॉर्मेशन। आप ये देखिए कि सेंसर करने की जरूरत कब पड़ती है? जब आपको ये पता होता है कि ये न्यूज़ बाहर निकली तो हमारे लिए डिजास्टर है। दिस इज वन वेरी प्लस पॉइंट। अब वहां पे उन्होंने इतने जोरदार अटैक किए हैं कि आज अब ईरान ने क्या किया? ईरान ने एक और अपना जो है जिसे क्लस्टर मिसाइल कहा गया, और उसके डिफरेंट नाम है क्लस्टर मिसाइल के, कि जो मिसाइल जाता है और आगे जाके वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में स्प्रेड कर जाता है। शायद कहा जाता है मोर देन 70 डायरेक्शंस हैं, आई डोंट नो वेरी वेल अबाउट इट। लेकिन वो जो क्लस्टर मिसाइल जब उन्होंने फायर किया है, खैबर शिकन जो फायर किया है, तो वो इतना इफेक्टिवली उसने डैमेज किया है इसराइल को। अब इसराइल जो पहले उनको इंटरसेप्ट कर रहा था, उन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रहा था, या उन लेस कैपेसिटी वाले मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहा था, उसकी इंटरसेप्ट कैपेसिटी तो ऑलरेडी खराब हो गई। अब वो खराब होने का नतीजा ये निकला, यानी कि वो दे डिस्ट्रॉयड देयर वेरी एक्सपेंसिव वेपन्स। लेकिन ईरान के पास वेपन खत्म नहीं हो रहे। अब ये नहीं पता कि ईरान के पीछे सपोर्ट कितनी है, ईरान के पीछे टेक्निकल सपोर्ट कितनी है, या ईरान कितने और वेपन मजीद बना सकता है। द पॉइंट इज दिस कि ये वॉर कितनी देर और चल सकती है, इसे ईरान कितनी देर सस्टेन कर सकता है इस वॉर को। फिर जब अमेरिका थकना शुरू हो जाएगा तो ये एक सेकंड चॉइस पे आएगा। जैसे इन्होंने कहा जी कि हम कुर्दों को असला दे रहे हैं कि जी वो जमीन पे उतरे, वो जंग करे। भाई तुम इतने बहादुर हो तो तुम खुद जमीन पे उतरो, तुम खुद जंग कर लो। तुम्हारे अंदर तो जंग करने की कैपेसिटी नहीं है। तुम्हारे तो 3 फौजी मरते हैं, पूरा अमेरिका पैनिक हो जाता है। तो बात यह है कि आज तुम लोगों में अगर इतनी कैपेसिटी है, अगर ईरान इस वॉर को प्रॉन्ग कर गया तो फिर वो तमाम शराइत जो ईरान पहले मानने के लिए तैयार था फातिमा, वो नहीं मानेगा। अच्छा, इसमें एक अहम पॉइंट जिसको आप या मैं, हम लोग जिसे कैटर नहीं कर रहे, वो ये है कि हर वॉर का एक मीडिएटर होता है।
कोई ना कोई होता है जो उसका सुलह करवाने आता है। नॉर्मली तो चौधरी होते हैं, नॉर्मली तो आपने देखा तो खुद ही ट्रम्प कहता था जी मैंने 8 वॉर्स रुकवा दी, मैंने 5 वॉर्स रुकवा दी, मैंने इतने लोगों को मरने से बचा लिया। अब तो आई गेस कि वो खुद इन सब चीजों में इन्वॉल्व है। अब तो वो खुद इन्वॉल्व है। मीडिएटर कौन है? अब मीडिएटर कौन होगा? मैंने आपके ही प्रोग्राम में आपके बैठे हुए कहा था कि यूरोपियन यूनियन आगे आएगी, और जब यूरोपियन यूनियन आएगी, देखिए मीडिएटर हमेशा वो होता है जिसके दोनों साइड से जो है वो फैसिलिटेटर हो। अगर उसके दोनों साइडों पे फैसिलिटेटर नहीं है तो वो मीडिएटर कोई नहीं हो सकता। जिसकी दोनों बातों साइडों पे बात सुनने वाला कोई हो, तो दोनों साइडों पे अगर किसी की बात सुनने वाला है, अगर आप कहेंगे रशिया की नहीं है, अगर जापान नहीं है, अगर कोई इस वक्त इस पावर में है तो वो यूरोपियन यूनियन है। और अगर यूरोपियन यूनियन आगे बढ़ती है तो वो इसमें फैसिलिटेशन, मीडिएशन कर सकती है, वो एक किरदार अदा कर सकती है। मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द, ये मैं आपके प्रोग्राम के तौसत से बता रहा हूं, ये आपको न्यूज़ मिलेगी कि इसमें मीडिएशन का किरदार जो है वो इसने अदा किया है यूरोपियन यूनियन ने। सर बट इनको जो असिस्टेंट मिल रही है इस वक्त रशिया से, क्या आपको लगता है कि वो असिस्टेंट इनके काम आ सकती है? देखिए अब ये मुकाफात अमल है, जिसे कहते हैं ना कि मुकाफात अमल, वो सही मानों में ये है। 2.5-3 साल से पूरा यूरोप, पूरी यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, नाटो, हर तरीके से आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? आप सपोर्ट कर रहे थे यूक्रेन को, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। अब उसको सपोर्ट करते हुए और वो तमाम असिस्टेंस, पैसा, बिलियंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर आपने पे कर दिए। किसको पे किए? ज़ेलेंस्की को। और लड़ने के लिए किसको? रशिया के लिए। अब ये मुकाफात अमल में इसे क्यों कह रहा हूं? आज वही रशिया है, वही तमाम इत्तेहादी ममालिक है, तमाम तो नहीं चले, खैर इस्राइल है, अमेरिका है, समहाउ इसमें फ्रांस भी कहीं आके खड़ा हो गया है, हो सकता है कोई और भी आ जाए। लेकिन कुछ अरब ममालिक जो मैं समझता हूं कि वो विक्टिम हो गए हैं बेचारे, उन पे तो जो है ऑलरेडी बम्बारमेंट ऐसी हो गई है कि जो मेरे दिल से पूछे तो नहीं होनी चाहिए थी। एनीवे, वही रशिया है कि उसने ईरान को कौन सी सपोर्ट दी है? वो है टेक्निकल सपोर्ट, और ख़ास तौर पे रिलेटेड टू सैटेलाइट। वो एक्यूरेसी, वो सारी गाइडलाइन जो कोई ज़रा फंबल है, काट देना। वो गाइडलाइन कोई जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि ईरान इतने प्रिसाइज अटैक करेगा और इतने टारगेटेड अटैक करेगा। तो ये इसके पीछे कौन आके खड़ा हो गया? फाइनली क्या पता चला है कि इसके पीछे आके खड़ा हो गया रशिया। और रशिया ने पूरे अपनी एक सर्विस, यानी, और ये शायद हमें बज़ाहिर एक चीज नजर आ रही है, जैसे ज़ेलेंस्की को लड़ने के लिए पूरी यूरोपीय यूनियन ने और नाटो ने इतनी देर तक उनको असला दिया, टैंक्स दिए, सब कुछ दिया। पॉसिबल है कि इस टेक्निकल सपोर्ट के अलावा और भी सपोर्ट मिल रही हो, और जिसकी वजह से ईरान इज सो कॉन्फिडेंट कि हम इन्हें रिटेलिएट कर लेंगे, हम इन्हें देख लेंगे। सो व्हाट आई एम वेरी मच श्योर कि कि ईरान इस वक्त इस पोजीशन में है कि अगर वो इस वॉर को प्रोलॉन्ग करने की जो बात है कि वो इसको 2 हफ्ते तक प्रोलॉन्ग कर गया, तो आप देखेंगे कि अमेरिकन और इजराइल की इकोनॉमी विल गेट सीवियरली डैमेज। और इसका एक इफेक्ट सिर्फ अमेरिका और इजराइल पे नहीं होगा, बल्कि एक और जगह पे भी होगा। ये गल्फ कंट्रीज जिनकी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी थी, जो डिपेंड कर रहे थे, जिन्होंने 35, 40 साल, 50 साल में एक मुकाम बना लिया था, और जो कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, आप ये देखेंगे कि वहां पे रिवर्स लगेगा उनकी इकोनॉमी को, और बड़ा बुरा रिवर्स लगेगा। वहां से लोग जो वहां पे इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे, वहां पे मूव होना चाह रहे थे, दे विल मूव आउट फ्रॉम दिस रीजन, और इनकी टूरिज्म, इनकी एयरलाइन, दे विल गेट सीवियरली इफेक्टेड। सर, लेकिन अभी भी इस जंग के साथ साथ अगर देखा जाए तो ग्लोबली बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है पेट्रोल पे, और पेट्रोल प्राइसेस भी रातों रात 55 रुपीज़ जो है वो बढ़ गई हैं। उस चीज़ पे अब पाकिस्तान के लिए कितना लेवरेज होगा? क्या ईरान पाकिस्तान को देगा? देखिए, ईरान पाकिस्तान में तो पेट्रोल की डील कभी भी नहीं होती, जितना आता था स्मगलिंग पे आता था। वैसे मैं तो कहता हूँ कि अभी तो वो स्मगलिंग का भी रास्ता खोल दें, ठीक है, आने दें जितना आता है।
फिलहाल तो पाकिस्तान को फायदा हो। लेकिन कह रहे 13 या 14 दिन का फ्यूल पड़ा है, इसके बाद फ्यूल नहीं, पाकिस्तान के पास ये 28 दिन का फ्यूल होता है पाकिस्तान के पास, और 28 दिन के साथ हमारे पास एक और फ्यूल है जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है, हमारे पास 35% वो भी पड़ा है। सो हमारे पास 40-42 दिन का फ्यूल मौजूद है, इसलिए इतना कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर पेट्रोल पंप में तो बड़ी लंबी लाइन थी, वो लंबी लाइन, लोग देखिए हमारे तो लोगों का पैनिक होना तो कोई जरूरी बात नहीं है, लेकिन मैं इसको अब इसके बेनिफिशियरी कौन हो सकते हैं जो पेट्रोल के सबसे बड़ा, जो पूरी दुनिया पूरे क्राइसिस में जा रही है, तो एक मुल्क ऐसा है जिसको बेइंतहा फायदा हो रहा है, और वो मुल्क है रशिया। रशिया ओपेक का मेंबर नहीं है, रशिया के पास कोई कोटा नहीं है। ओपेक के तमाम मेंबर ममालिक के पास कोटा है कि हम इतना ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे, और उस कोटे से बाहर नहीं जाते। लेकिन वाहिद मुल्क है रशिया जो कि सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, और वो कोटे में भी नहीं है, और वो ओपेक का मेंबर नहीं है। अब सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है कि वो ऑयल प्राइसेस जो किसी वक्त $58-59 की थी, आज अगर वो $100 की हो गई है, तो वो जो एक्सपोर्ट रशिया की थी, रशिया की एक्सपोर्ट अगर फर्ज करें कि सालाना $200-300 बिलियन के दरमियान है, उसमें से कितना पार्ट ऐसा है कि वो उसको कितना बूम देगा उसकी इकोनॉमी को। अब ये वो काम है जो चाइना जो अमेरिका नहीं होने देना चाहता। अमेरिका ने क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को क्लोज नहीं किया? उसकी साफ वजह है, अमेरिका आज भी चाहता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्लोज हो गई तो दुनिया में जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो डैमेज हो जाएगी, उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे आएगा। अब एक ख्याल ये किया जा रहा था कि जी अमेरिका ये जानबूझ के कर रहा है। अमेरिका ये जानबूझ के नहीं कर रहा, अमेरिका को तो खुद लाले पड़े हुए हैं। और वही इंडिया जिसे पहले कहा जा रहा था कि जी आपने रशिया से ऑयल नहीं खरीदना। पाकिस्तान के लिए भी मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का भी एक कार्गो शिप रशिया से बड़ी जल्द पाकिस्तान में पहुंचने वाला है। एक बहुत बड़ा ऑयल जो है इनका कंटेनर नहीं होता, ऑयल शिप होता है, वो पाकिस्तान में पहुंचने वाला है। और वो ही रशिया जिसको पूरी दुनिया जो है ना वो अमेरिका इसके पीछे पड़ा था कि जी जो इससे तेल खरीदेगा, आज अमेरिका खुद कह रहे जी ओके रशिया से पेट्रोल खरीद लें। तो जो वो मुकाफाते अमल की मैं बात कर रहा हूं ना, वो मुकाफाते अमल ये है कि एक वही रशिया आज ईरान के साथ खड़ा है, और ईरान किस तरह पिटाई कर रहा है पूरे इनकी रीजन की, और वही पेट्रोल जो आप मना कर रहे थे वो खरीदने के लिए रशिया से, आज आप खुद कह रहे हैं कि जी ये रशिया से पेट्रोल खरीद ले। चलें ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।